बहू के मायके और ससुराल की आमने सामने छत। अंजलि अपने कमरे में इधर उधर टहल रही है। वो बार बार अपनी खिड़की के बाहर देखती है, जहां से उसे अपने पुराने घर की छत और उस पर सूखते हुए कपड़े साफ नजर आते हैं। दोनों घरों के बीच बस एक संकरी सी गली और एक ऊंची दीवार का फासला है, लेकिन रिश्तों की कड़वाहट ने उसे मीलों की दूरी में बदल दिया है। अब और कितनी देर, मैं यहाँ और कितनी देर कैद रहूंगी। सामने मेरा घर है, मेरी माँ है, मेरा बचपन है, पर मैं वहां जा नहीं सकती। ये कैसी दीवार खड़ी कर दी है दोनों परिवारों ने। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। अगर मम्मी जी को पता चला तो वो तो हंगामा खड़ा कर देंगी, पर मुझे जाना ही होगा। अंजलि गहरी सांस लेती है और अपने पसीने से भीगे हुए चेहरे को पोंछते हुए कुछ सोचती है। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आता है। वो जल्दी से अपनी सास सुमित्रा के पास पहुंचती है, जो हॉल में बैठकर टीवी देख रही है। मम्मी जी सुनिए ना। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? दोपहर में चैन से बैठने भी नहीं देती। सीरियल का क्लाइमैक्स चल रहा है और तू शोर मचा रही है। मम्मी जी, वो ऊपर छत पर मैंने सुबह कुछ कपड़े सुखाने के लिए डाले थे ना, मैं सोच रही थी कि जाकर उन्हें उतार कर ले आती हूँ। धूप बहुत तेज है, कहीं कपड़ों का रंग फीका ना पड़ जाए, और फिर शाम को प्रेस भी तो करने हैं। अभी इतनी धूप में पागल हो गई है क्या? इस दोपहर की तपती धूप में ऊपर छत पर जाने की क्या जरूरत है? धूप देख रही है कितनी कड़ी है, लू चल रही है बाहर। तू जाएगी तो चक्कर खाकर गिर जाएगी। शाम को उतार लेना जब धूप ढल जाए। नहीं मम्मी जी, बस 2 मिनट का काम है, और वैसे भी कमरे में कूलर के सामने बैठे बैठे मेरा सिर भारी हो रहा है। मुझे ऊपर जाकर थोड़ी ताजी हवा लेनी है। मैं बस अभी देख कर आती हूँ, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी। ठीक है जा, पर जल्दी आना। ज्यादा देर छत पर धूप में मत खड़ी रहना। ऐसा कहकर सुमित्रा फिर से टीवी देखने लगती है। अंजलि फुर्ती से सीढ़ियों की तरफ भागती है। छत पर पहुंचते ही वो चारों तरफ चौकन्नी होकर देखती है कि कहीं कोई पड़ोसी या राजेश उसे देख तो नहीं रहा। सामने उसके मायके की छत है, जो उसके घर की छत से लगभग सटी हुई है। बस एक छोटी सी दीवार का अंतर है। वो एक लंबी सांस लेती है और अपनी साड़ी को पैरों से ऊपर उठाती है और फुर्ती से दीवार फांद कर दूसरी छत पर कूद जाती है। वो जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरती है और अपने मायके के हॉल में पहुंचती है, जहां उसकी माँ शांति बैठी सब्जियां काट रही है। माँ, अंजलि बेटा, तू यहाँ इस वक्त कैसे, और इस तरह अचानक? ये बता कि तू आई कैसे? कहीं से कोई देख लेता तो क्या होता? तेरे ससुराल वाले बहुत गुस्सा करेंगे बेटा। माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। बहुत दिन हो गए थे तुमसे मिले हुए। ऐसा लग रहा था जैसे सदियां बीत गई हैं। मैं खुद को रोक ही नहीं पाई माँ। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कौन क्या सोचेगा, बस मुझे आपसे मिलना था। मेरी पगली बच्ची, हमारा पड़ोसियों से रिश्ता टूट गया है, पर घर तो आमने सामने ही है ना। लेकिन बेटा, तू इस तरह दीवार फांद कर आएगी तो समाज क्या कहेगा? सुमित्रा को पता चला तो वो तुझे घर से निकाल देगी। जा बेटा, वापस चली जा। तभी कमरे से आर्यन बाहर आता है और वो अपनी बहन को इस तरह अचानक घर में देखकर मुस्कुराने लगता है। वो अंजलि के पास आकर अंजलि के सिर पर एक हल्की सी चपत लगाता है। ओहो, तो हमारी जासूस महारानी साहिबा आई गई। मुझे लगा था कि शादी के बाद तू बड़ी समझदार और गंभीर हो जाएगी, पर तू तो वैसी की वैसी ढीठ है। साड़ी पहन के छत कूद रही है। लगता है तू हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। छोड़ ही नहीं सकती भाई। मैंने पीछा छोड़ने के लिए थोड़ी ही बगल में शादी की है। अब तो रोज आऊंगी। तुम लोग मुझे इतनी आसानी से अपने से दूर नहीं कर सकते। तभी रामलाल भी कमरे से बाहर आता है। उसकी आंखों में नमी है। वो अपनी बेटी को प्यार से देखता है और कहता है, बेटा, ये सब हंसी मजाक अपनी जगह है, पर जो हालात है उन्हें तो समझ। अगर दोनों घरों के बीच सब कुछ ठीक होता तो तुझे इस तरह आने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ नहीं होता पिताजी, इसका भी अपना एक अलग ही मजा है। जासूसों की तरह मिलना, छतों से कूदना। आप चिंता मत कीजिए, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर अंजलि फिर से छत पर जाती है और वापस अपने ससुराल की छत पर कूद जाती है। वो जल्दी जल्दी कुछ सूखे कपड़े उठाती है और नीचे आ जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक शाम अचानक पूरे मोहल्ले की बिजली चली जाती है। गर्मी बहुत ज्यादा है। सुमित्रा पसीने से बेहाल है। वो सभी से कहती है, उफ, ये बिजली भी ना, अंदर तो जैसे भट्टी जल रही है। चलो सब लोग आज शाम की चाय ऊपर छत पर ही पियेंगे। कम से कम बाहर की कुदरती हवा तो मिलेगी। बहू, तुम चाय बनाकर छत पर ही ले आओ। ऐसा कहकर सुमित्रा, महेंद्र, राजेश और श्वेता के साथ छत पर पहुंचते हैं। तभी शांति, रामलाल और आर्यन भी गर्मी की वजह से अपनी छत पर आ जाते हैं। दोनों परिवार एक दूसरे को देखते हैं, पर कोई किसी से बात नहीं करता। थोड़ी देर बाद अंजलि चाय की ट्रे लेकर ऊपर आती है और सभी को देती है। फिर वो देखती है कि उसकी माँ अपनी छत पर ठीक सामने ही बैठी है। अंजलि अपनी माँ को देखकर धीरे से मुस्कुराती है। शांति भी उसे देखकर मुस्कुराती है। और इधर राजेश कहता है, माँ, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से नीचे चलना चाहिए। सामने वाले लोग हमें देख रहे हैं। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों चले नीचे? हम किसी से डरते नहीं। हम अपनी छत पर बैठे हैं और हम यहीं चाय पियेंगे। जिसे जो देखना है देखे।
सभी लोग चाय पीते हैं। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आता है, हवा में उड़ जाता है और सीधा उड़कर उसके मायके की छत पर शांति पैरों के पास जाकर गिरता है। सब लोग सन्ने रह जाते हैं और शांति धीरे से दुपट्टा उठाती है और अंजलि की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, ले बेटा तेरा दुपट्टा संभाल कर रखा कर। अंजलि आगे बढ़कर दीवार के पास जाती है और वहां अपनी माँ के हाथ से दुपट्टा लेती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। ये देखकर सुमित्रा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और बहुत हो गया ये नाटक। अंजलि और आप सभी अभी के अभी नीचे चलिए। सुमित्रा सबको लेकर नीचे चली जाती है। अगले दिन अंजलि की सहेली रोशनी उससे मिलने आती है। अंजलि रोशनी को अपने कमरे में ले जाती है। दोनों बैठकर एक दूसरे से बातें करती हैं। तभी रोशनी कहती है, यार अंजलि, मैं आज पहले तेरे मायके गई थी, फिर पता चला कि तुम दोनों के घर वालों की आपस में बात नहीं होती, लेकिन तुम दोनों के घर वालों के बीच तो बचपन से दोस्ती है, फिर ऐसा क्या हो गया? हाँ रोशनी, तुझे तो पता ही है कि हम दोनों के घर वालों के बीच कितनी गहरी दोस्ती थी, लेकिन एक गलतफहमी ने सब उजाड़ दिया। पर क्यों, ऐसा क्या हो गया? तू तो मेरी शादी में इंडिया से बाहर थी, तो तुझे कैसे पता होगा? मुझे आज भी याद है हमारी शादी का दिन। दोनों घरों में शादियों की तैयारियां साथ हो रही थी। शहनाइयां बज रही हैं। एक ही मंडप लगा है जहां दो शादियां होनी है। अंजलि की शादी राजेश से और श्वेता की शादी आर्यन से। रामलाल भाई, आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा। आज से हम दो पड़ोसी सिर्फ फैमिली फ्रेंड नहीं रहे, बल्कि हम एक दूसरे के समधी बनने जा रहे हैं। तुम्हारी बेटी मेरी बहू बन गई है और अब मेरी बेटी की बारी है तुम्हारी बहू बनने की। इधर सुमित्रा और शांति आपस में बातें करते हुए, शांति देख, आज हमारा सहेली वाला रिश्ता और गहरा हो गया। मैं तेरी बेटी अंजलि को अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी सगी बेटी से बढ़कर प्यार दूंगी और मैं तेरी बेटी श्वेता का ख्याल रखूंगी। आज हम अपनी खुशियों की पोटली एक दूसरे के घर भेजने जा रहे हैं। बातें करने के बाद दोनों परिवार वाले अपने बच्चों की शादी की बाकी तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक आर्यन और उसका परिवार मंडप में आते हैं और रामलाल कहता है, महेंद्र भाई मुझे माफ कर दीजिए। विदाई की तैयारी तो हो गई है, लेकिन ये दूसरी शादी अब आगे नहीं बढ़ सकती। हमारी बेटी अंजलि तो आपके घर की बहू बन चुकी है, लेकिन श्वेता अब हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? अंकल, अब ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि मैंने मना कर दिया है। मैं श्वेता से शादी नहीं कर सकता। लेकिन क्यों आर्यन? मैं कारण नहीं बता सकता। तुमने हमारी इज्जत के साथ खेला है। हमारी बेटी मंडप में बैठी और तुम मना कर रहे हो। रामलाल, अगर ये शादी आज नहीं हुई तो आज के बाद हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अरे जो भी हो, लेकिन तुम्हारी बेटी अब हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। काफी देर तक चली बहस के बाद महेंद्र अंजलि से कहता है, अंजलि, मैं तुम्हारे घर वालों की तरह बेरहम नहीं हूं कि शादी के बाद अपनी बहू को इसी मंडप में छोड़कर चला जाऊं। इसलिए अगर तू हमारे साथ चलना चाहती है तो चल सकती है, लेकिन याद रखना तुझे इन लोगों से संबंध खत्म करने होंगे। ये आप कैसी बात कर रहे हैं पिताजी? मैं अपने मायके वालों से संबंध खत्म कैसे कर सकती हूँ? तो ठीक है अंजलि, फिर तुम्हें हमसे संबंध खत्म करने होंगे। बेटा अंजलि, राजेश तेरा बचपन का प्यार है और अब वो तेरा पति भी है। तू जा, बाकी बातें तू वक्त पर छोड़ दे बेटा। तब से हम अलग अलग हो गए। राजेश और उसके घर वाले मेरे मायके वालों को अपनी इज्जत का दुश्मन समझते हैं। चल यार, दिल छोटा मत कर, भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। थोड़ी देर बातें करने के बाद रोशनी चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुमित्रा बाजार से आ रही थी। उसे देखकर माया और छाया आपस में बातें करती हैं। देख रही हो छाया बहन, सुमित्रा बहन और शांति बहन के परिवार वालों की दुश्मनी की सजा उनकी बेटी को मिली है। हाँ, बेचारी की शादी वाले दिन ही शादी टूट गई। अब कौन भला उससे शादी करेगा? हाँ बहन, मंडप में छूटी हुई लड़की से कोई शादी नहीं करता। मुझे तो लगता है कि अब उसे जिंदगी भर कुंवारी रहना पड़ेगा। दोनों परिवार वालों ने मिलकर अपनी दोस्ती के चक्कर में बेचारी श्वेता की जिंदगी ही खराब कर दी। पड़ोसियों के ताने सुमित्रा को बहुत बुरे लगते हैं। वो गुस्से में घर आती है और श्वेता से कहती है, श्वेता, ये सब्जियां किचन में रख दे और हाँ, अंजलि कहाँ है, जरा उसे बुलाना तो। ठीक है माँ। ऐसा कहकर श्वेता रसोई में जाकर सब्जियां रखती है और फिर वो अंजलि के कमरे में जाती है तो देखती है कि अंजलि वहां नहीं है। ये देखकर श्वेता मन ही मन सोचती है, हे भगवान, लगता है अंजलि भाभी फिर चोरी छुपे अपने मायके चली गई। अगर माँ को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेंगी। किसी भी तरह से माँ को बहलाना होगा। यही सोचकर श्वेता हॉल में आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, गर्मी की वजह से भाभी अभी बाथरूम में नहाने गई है। आप थोड़ी देर अपने कमरे में आराम कर लीजिए, तब तक भाभी भी नहा कर आ जाएंगी। ठीक है। सुमित्रा ऐसा कहकर अपने कमरे में आराम करने लिए चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अंजलि की माँ उससे कहती है, अंजलि बेटा तू फिर आ गई। हाँ माँ, छत से कूद के। बेटा, तुझे कितनी बार समझाया है कि ससुराल वालों से छुपकर मत आया कर, उन्हें पता चला तो गुस्सा करेंगे। कोई बात नहीं माँ, मैं संभाल लूंगी, तुम वो सब छोड़ो। अंजलि की बात सुनकर शांति मुस्कुरा देती है।
फिर वो किचन में जाती है और उसे फ्रिज से निकाल कर रसगुल्ला लाकर खिलाती है। अंजलि बहुत खुश होती है। तभी अंजलि के फोन पर श्वेता का फोन आता है और वो कहती है, भाभी, माँ बाजार से वापस आ गई हैं, आप जल्दी घर आ जाइए। अगर उन्हें पता चल गया कि आप अपने मायके गई हैं तो आपको तो पता है कि वो कितना गुस्सा करेंगी। श्वेता, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे फोन किया। सच में तुम बहुत अच्छी हो कि मेरा दर्द समझती हो। मैं अभी आती हूँ। फोन रखकर अंजलि अपनी माँ से कहती है, अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ, मेरी सास आ गई है। मैं तुमसे इस तरह छुप छुप कर मिलने आती रहूंगी। ऐसा कहकर अंजलि जल्दी से छत फांद कर वापस आती है और अंजलि को दीवार कूदते हुए पड़ोसन तारा देख लेती है और वो मन ही मन सोचती है, अच्छा, तो इसका मतलब है कि अंजलि चोरी चोरी दीवार कूद कर अपने मायके आती जाती है, जबकि सुमित्रा बहन तो कह रही थी कि उन लोगों के आपसे रिश्ते खत्म हो गए। मुझे ये बात सुमित्रा बहन को बतानी चाहिए। यही सोचकर तारा सुमित्रा को फोन लगाती है और कहती है, कैसी हो सुमित्रा बहन? हाँ तारा बहन, मैं तो अच्छी हूँ, तुम बताओ। अरे सुमित्रा बहन, मैं तो छत पर कपड़े उठाने के लिए गई थी, लेकिन तभी देखा कि तुम्हारी बहू दीवार कूदकर अपने मायके से वापस आ रही है, तो सोचा तुम्हें बता दूं। पता नहीं तुम्हें पता भी है या नहीं। ये सुनकर सुमित्रा बहुत गुस्सा हो जाती है। तभी अंजलि वहाँ आती है और कहती है, माँ जी, आप मुझे बुला रही थी क्या? कहाँ से आ रही हो तुम? अंजलि अपने मायके गई थी ना? जी माँ जी, दरअसल मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी, तो सोचा मम्मी से मिल लूं। मैंने मना किया था ना कि वहाँ नहीं जाना। सॉरी माँ जी, वो मेरे सर में दर्द था तो। मैंने मना किया था ना कि उन लोगों से रिश्ता नहीं रखना। सुमित्रा की आवाज सुनकर राजेश और महेंद्र भी वहां आ जाते हैं। सारी बातें सुनकर राजेश कहता है, अंजलि, मैंने तो तुम्हें शादी वाले दिन ही कह दिया था कि अगर तुम्हें हमसे रिश्ता रखना है तो तुम अपने मायके से रिश्ता नहीं रख सकती। अंजलि बेटा, आज के बाद तुम्हें उन लोगों के घर नहीं जाना। चलो अब बात को खत्म करो। महेंद्र के कहने पर सभी लोग चुप हो जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन अंजलि अपने कमरे में बहुत उदास बैठी थी। तभी श्वेता वहां आती है और कहती है, क्या बात है भाभी, आप इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं श्वेता, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं जानती हूँ कि आप कई दिनों से अपने मायके नहीं गई हैं, इसीलिए आपको अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, अपने मायके गए बिना किस लड़की को अच्छा लगता है, लेकिन राजेश और माँ जी की खुशी के लिए मैंने सोचा है कि अब मैं नहीं जाऊंगी। भाभी, आपकी उदासी मुझे अच्छी नहीं लगती। आप ऐसा करो कि चुपचाप अपने मायके चली जाओ। वैसे भी अभी मम्मी और पापा कीर्तन में गए हुए हैं और भैया भी घर पर नहीं है। आप जल्दी जाओ और जल्दी से मिलकर वापस आ जाना। श्वेता, क्या तुम सच कह रही हो? मैं चली जाऊं? हाँ भाभी, आप चली जाओ। लेकिन अगर घर वाले सभी आ गए और उन्होंने मुझे अपने मायके से आते देख लिया तो? अच्छा, तो मैं ऐसा करती हूँ कि छत पर ही खड़ी रहती हूँ। जैसे ही कोई आएगा मैं आपको फोन कर दूंगी और आप तुरंत ही आ जाना। ठीक है श्वेता, तो चलो फिर हम छत पर चलते हैं। अब अंजलि और श्वेता दोनों छत पर जाती हैं। छत पर आर्यन फोन पर किसी से बात कर रहा था। श्वेता उसे देखते ही नजरें नीचे कर लेती है। आर्यन उसे ध्यान से देखता है। तभी अंजलि भी अपने मायके की छत पर कूद जाती है। तभी आर्यन, अरे अंजलि तू? हाँ भैया, मैं आप सबसे मिलने आई हूँ, चलिए जल्दी नीचे चलिए। ऐसा कहकर अंजलि आर्यन को लेकर नीचे चली जाती है और श्वेता छत से बाहर देखने लगती है। अंजलि अपने माता पिता से मिलती है और ढेर सारी बातें करती है। उसके बाद आर्यन कहता है, अरे अंजलि, तू बस बातें ही करती रहेगी, अपने हाथ की चाय भी पिलाएगी बनाकर? अंजलि, तुझे तो पता है कि तेरे हाथ की चाय हमें कितनी पसंद है। तो अंजलि बेटा, हो जाए फिर तेरे हाथ की एक कप चाय। ठीक है आर्यन भैया, आप भी मेरे साथ किचन में चलो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ऐसा कहकर अंजलि आर्यन को लेकर किचन में जाती है और चाय बनाते हुए आर्यन से कहती है, आर्यन भैया, मुझे एक बात समझ नहीं आई। आप तो हमेशा से श्वेता को बहुत पसंद करते थे और आज मैंने आपकी आंखों में श्वेता के लिए प्यार देखा, तो फिर आपने अचानक शादी से मना क्यों कर दिया था? अंजलि, जो बात खत्म हो गई, मैं उसे बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं श्वेता को पसंद करता था, ये सच है, और मैं श्वेता को पसंद करता हूँ, ये भी सच है। लेकिन उसके पीछे का सच अब दफन हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि हमें दोबारा कभी इस बारे में बात करनी चाहिए। शायद इसी में हम सबकी भलाई है। ऐसा कहकर आर्यन वहां से चला जाता है। अंजलि चाय बनाती है और हॉल में लाकर सभी को चाय देती है। सभी लोग साथ बैठकर चाय पीते हैं। तभी श्वेता का फोन आता है और वो अंजलि से कहती है, अंजलि भाभी, आप जल्दी से घर आ जाइए, घर वालों के आने का समय हो रहा है। अंजलि फोन रखती है और अपने घर वालों से विदा लेकर वापस छत की ओर जाती है और अपनी छत पर कूद जाती है। फिर अंजलि और श्वेता दोनों वापस नीचे जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन राजेश अंजलि से कहता है, अंजलि, काफी दिन हो गए, हम दोनों बाहर नहीं घूमने गए। तुम तैयार हो जाओ, आज हम दोनों फिल्म देखने जाएंगे। ठीक है राजेश, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। अंजलि अपने कमरे में जाती है और एक रेड कलर की सुंदर साड़ी पहनकर तैयार होती है। फिर वो राजेश के साथ टॉकीज फिल्म देखने जाती है। दोनों पॉपकॉर्न खाते हुए फिल्म देखते हैं। तभी अंजलि देखती है कि बगल में बैठा कपल फिल्म कम देख रहा था और बातें ज्यादा कर रहा था। ये देखकर अंजलि राजेश से कहती है, देखो राजेश, कितना प्यार है ना इस कपल में, बस एक दूसरे से बातें किए जा रहे हैं। हाँ, लेकिन हम तो फिल्म देखने आए हैं, इसलिए फिल्म देखो। अब फिल्म देखने के बाद दोनों टॉकीज से बाहर निकलते हैं और बाहर एक पानीपुरी की दुकान पर पानीपुरी खाते हैं। वापसी में अंजलि एक लड़की से टकरा जाती है और कहती है, सॉरी। कोई बात नहीं, संभल कर चलिए।
डार्लिंग तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना, मेरे होते हुए तुम्हें क्या हो सकता है, चलो चलें। ऐसा कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं। तब अंजलि राजेश से कहती है, राजेश, ये तो वही दोनों थे जो टॉकीज में हमारे बगल में बैठे थे। हाँ अंजलि तुम सही कह रही हो। खैर अब हम घर चलें, काफी देर हो गई है। अब अंजलि और राजेश दोनों घर वापस आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अंजलि खुश होकर हॉल में आती है जहाँ सभी लोग बैठे हुए थे। तभी अंजलि अपने ससुर से कहती है, पापा जी कल आपका जन्मदिन है ना, तो क्यों ना हम छोटी सी पार्टी प्लान कर ले। नहीं बहू, कोई पार्टी नहीं होगी। कल मेरे साथ तुम्हारे पिताजी का भी जन्मदिन है। जब से हम पड़ोसी बने थे हमने साथ में ही अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया था, लेकिन अब हमारा साथ मुमकिन नहीं, तो जन्मदिन मनाना भी मुमकिन नहीं है। पर पापा जी अगर आप कहें तो मैं अपने पापा जी को भी यहीं बुला लूं। अंजलि तुम्हें कितनी बार कहा है कि अब हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं हो सकता। आज के बाद ये बात कभी मत करना, समझी तुम। राजेश बिल्कुल सही कह रहा है। वैसे अब रात बहुत हो चुकी है, हम सबको अपने कमरे में जाकर सो जाना चाहिए। ये सुनकर अंजलि बहुत उदास हो जाती है। सभी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। राजेश भी सो चुका था, लेकिन अंजलि को नींद नहीं आ रही थी। रात के 12 बजते हैं। अंजलि फिर एक बार चोरी से छत पर जाती है और अपनी छत पर कूद जाती है। फिर वो नीचे आती है तो देखती है कि सभी लोग हॉल में बैठे थे और वहां केक भी रखा हुआ था। वो सीधे अपने पापा के पास जाकर उन्हें गले से लगा लेती है और कहती है, पापा जन्मदिन मुबारक हो। बेटा मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, मुझे पता था तू आएगी। पापा मैं कैसे ना आती। अंजलि चल अब केक कट करते हैं। रामलाल केक काटता है और सभी को खिलाता है। थोड़ी देर बाद अंजलि अपनी माँ से कहती है, माँ आप लोग तो जानते हैं कि आज मेरे ससुर का भी जन्मदिन है, लेकिन हमारे परिवार की आपसे दुश्मनी की वजह से वो अपना जन्मदिन नहीं मनाना चाहते हैं। हाँ बेटा हम जानते हैं, हमारे परिवारों की किस्मत में आपस में दूरियां ही लिखी थी। वैसे काफी देर हो चुकी है, अब तू वापस जा, किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। अंजलि 1 मिनट रुक, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर आर्यन किचन में जाता है और एक छोटा सा डिब्बा लेकर आता है। उसमें केक काट कर थोड़ा सा केक रख देता है और अंजलि को देते हुए कहता है, अंजलि तेरे ससुराल में और कोई तो ये केक नहीं खाएगा, लेकिन हाँ तो श्वेता को ये केक दे देना। अब अंजलि वो केक ले लेती है और वापस छत पर जाती है और दीवार कूद कर अपनी छत पर वापस आ जाती है। फिर वो दबे पांव श्वेता के कमरे में जाती है और केक देते हुए कहती है, श्वेता मैं अपने पापा को विश करने के लिए अपने मायके गई थी, ये केक भैया ने तुम्हारे लिए भेजा है। ओह थैंक्स भाभी, मैं खा लूंगी। वैसे कैसा रहा आपके पापा का जन्मदिन? बहुत अच्छा, और पता है वो लोग केक काटने के लिए मेरा ही इंतजार कर रहे थे। इधर अंजलि श्वेता से अपने मायके की बात कर रही थी। उधर राजेश की नींद खुलती है और वो देखता है कि श्वेता कमरे में नहीं है, तो वो अपने आप से कहता है, अरे इतनी रात को श्वेता कहाँ चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने मायके चली गई हो। राजेश ऐसा सोच रहा था कि तभी अंजलि कमरे में आ जाती है और वो अंजलि को देखते ही कहता है, कहाँ गई थी तुम इतनी रात को? अपने मायके ना? हाँ बस पापा को विश करने गई थी। तुम क्यों नहीं समझती हो कि अब हमारा उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रहा, क्योंकि उन लोगों ने हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं की। आज के बाद गई तो अंजाम बुरा होगा। सॉरी राजेश, अब नहीं जाऊंगी कभी। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन सभी लोग हॉल में बैठे टीवी देख रहे थे। तभी महेंद्र अंजलि से कहता है, अंजलि बेटा मुझे बहुत दिनों से खीर खाने का मन कर रहा है, जरा तू आज खीर बनाकर खिला दे। हाँ पिताजी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अपने मायके में तो अक्सर मैं अपनी माँ और पिताजी के लिए खीर बनाया करती थी, क्योंकि उन्हें भी मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद है। हाँ भाभी हम सबको याद है, जब भी आपके यहाँ खीर बनती थी तो आंटी वो खीर हमारे यहाँ जरूर लेकर आती थी। दोनों की बातें सुनकर सुमित्रा गुस्सा होते हुए कहती है, श्वेता अंजलि कितनी बार कहा कि उन लोगों की बातें मत किया करो। हाँ अंजलि माँ बिल्कुल सच कहती है, हमें तुम्हारे मायके वालों की कोई बात नहीं सुननी है। ठीक है मैं नहीं करूंगी। अच्छा मैं आप लोगों के लिए खीर बनाकर लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर अंजलि रसोई में जाती और फ्रिज से दूध निकालकर उबालने के लिए चढ़ाती है और खीर के लिए मेवे काटते हुए मनी मन सोचती है, हे भगवान इन लोगों की दुश्मनी कभी खत्म होगी या नहीं। लेकिन मैं अपने हाथों से खीर बनाऊं और अपने माता पिता को ना खिलाऊं, ये भला कैसे हो सकता है? मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए अंजलि खीर बनाती है। उसके बाद हॉल में लाकर सभी को देती है। सभी लोग खीर खाते हैं। खीर खाकर राजेश कहता है, अंजलि खीर तो तुमने सच में बहुत अच्छी बनाई है, मजा आ गया खीर खाकर। आओ बैठो तुम भी खाओ। अब अंजलि भी सभी के साथ बैठकर खीर खाती है। थोड़ी देर बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तब अंजलि किचन में जाती है और एक डिब्बे में खीर पैक करते हुए अपने आप से कहती है, सभी लोग अपने अपने कमरे में आराम कर रहे हैं, मैं खीर लेकर जाती हूँ और जल्दी से अपने मायके वालों को दे आती हूँ। यही सोचकर अंजलि किचन से बाहर निकलती है और आसपास देखती है। फिर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाती है। अंजलि खीर लेकर छत पर जाती है और दीवार कूद कर अपने मायके की छत पर आ जाती है। फिर सीढ़ियों से उतरकर अपने मायके के हॉल में आती है जहां सभी लोग बैठे थे। अंजलि को देखकर शांति कहती है, अंजलि बेटा तू अचानक यहाँ और इस डब्बे में क्या है? माँ मैंने आज अपने ससुराल में खीर बनाई थी और तुम्हें तो पता है ना कि मैं खीर बनाऊं और आप लोगों को ना खिलाऊं तो मेरा मन नहीं मानेगा। आप लोग ये खीर खा लीजिए। हाँ बेटा एक जमाना था जब तुम्हारे ससुराल वाले और हम लोग साथ बैठकर खीर खाते थे, लेकिन अब वो दिन नहीं बचे। खैर
तुम ये खीर रख दो और चली जाओ, हम लोग खा लेंगे। रामलाल के ऐसा कहने पर अंजलि खीर वहां रख देती है और सीढ़ियों से चढ़कर छत पर आती है। फिर वो अपनी छत पर कूद जाती है और दबे पांव नीचे उतर जाती है। सभी लोग अभी भी अपने अपने कमरे में थे। अंजलि भी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे समय बीत रहा था और अंजलि चुपचाप अपने मायके की छत की दीवार कूद कर आना जाना कर रही थी। एक दिन अंजलि छत पर कपड़े सुखा रही थी, तभी वो देखती है कि आर्यन शांति को एम्बुलेंस में वापस ला रहा है। ये देखकर अंजलि घबरा जाती है। वो कमरे में आकर आर्यन को कॉल करती है और कहती है, भैया माँ को क्या हुआ? माँ की तबीयत खराब थी, डॉक्टर को दिखा कर लाया हूँ। भैया आपने मुझे बताया नहीं, मैं अभी आती हूँ माँ को देखने के लिए। उसके बाद अंजलि सुमित्रा के पास जाती है और कहती है, मम्मी जी मेरी माँ की तबीयत खराब है, मुझे उन्हें देखने जाना है। मैंने कहा ना तुम नहीं जा सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ जी मेरी माँ की तबीयत खराब है, वो मुझे याद कर रही होंगी, और मत भूलिए कि वो मेरी माँ है, मैं उन्हें देखने जरूर जाऊंगी। ऐसा कहकर अंजलि सीढ़ियों से ऊपर चली जाती है। वो अपने मायके पहुंचती है और अपनी माँ से बातें करते हुए कहती है, माँ अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? अच्छी है बेटा, और तू आ गई तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अंजलि थोड़ी देर अपने मायके में रहकर सभी से बातें करती है। उसके बाद वो सीढ़ियों की तरफ जाती है और वापस अपनी छत पर कूद जाती है तो देखती है कि सब लोग छत पर खड़े हैं। राजेश अंजलि को देखकर गुस्से से कहता है, जिन लोगों ने मेरी इज्जत को नीलाम किया तुम उनसे रिश्ता क्यों रख रही हो? अगर तुम्हें उनसे संबंध खत्म नहीं किया तो हमसे खत्म करना पड़ेगा। ये कौन सी बात हुई राजेश? वो मेरे घर वाले हैं, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकती। तुम्हारे घर वाले थर्ड क्लास हैं। खबरदार, मेरे घर वालों को कुछ मत कहना। वो इसी लायक है और मैंने तो सिर्फ थर्ड क्लास का है, इससे भी ज्यादा डिजर्व करते हैं वो। और एक बात सुन लो, आज तुम घर के अंदर तभी आ सकती हो जब तुम ये वादा करो कि उनके घर कभी नहीं जाओगी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं जा रही हूँ घर छोड़कर। हल्ला सुनकर अंजलि के मायके वाले भी छत पर आ जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते श्वेता बीच में आती है और कहती है, रुकिए भाभी, आप घर छोड़कर नहीं जाएंगी। माँ पिताजी सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। आज मैं आपको सच बताऊंगी। मतलब? श्वेता की आंखों में आंसू है और वो बीती हुई बातें बताना शुरू करती है। शादी का दिन है। श्वेता छत से पीछे की सीढ़ियों से उतर रही है। तभी आर्यन उसे देख लेता है और वहां आकर कहता है, क्या कर रही हो तुम? थोड़ी देर बाद हमारी शादी होने वाली और तुम इस तरह कहां भाग रही हो? इसीलिए तो भाग रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मैं विशाल से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी, लेकिन पिताजी तुम्हारे सिवा मेरी शादी किसी से नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए अब भागने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। नहीं श्वेता, तुम इस घर की इज्जत खराब मत करो। अगर ऐसी बात है तो मैं खुद इस शादी से मना कर दूंगा। तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा और कुछ महीनों बाद तुम अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर सकती हो। और इसीलिए आर्यन ने मुझसे शादी करने के लिए मना किया, जिस वजह से आप लोगों की दुश्मनी हो गई। ये क्या बोल रही है तू? अंजलि के मायके वाले भी अपने छत पर खड़े सारी बातें सुन रहे थे। तभी आर्यन कहता है, अंकल आंटी, श्वेता सही कह रही है, यही पूरा सच है। श्वेता तू ये सब क्या कह रही है? क्या वाकई आर्यन ने तुझे बचाने के लिए खुद को बदनाम किया? हमने तो उसे क्या क्या नहीं कहा, हमने उसे धोखेबाज समझा, उसे घटिया कहा। हाँ भैया, आर्यन ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी इज्जत पर आंच नहीं आने देंगे। उन्होंने जानबूझकर मंडप में तमाशा किया ताकि सबकी नफरत उनकी तरफ मुड़ जाए और मेरा राज सुरक्षित रहे। मैं डरपोक थी भैया, मैं उस वक्त सच नहीं बोल पाई। सुना आपने? अब भी आपको मेरे घर वाले थर्ड क्लास लगते हैं। मेरे भाई ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी ताकि आपकी बहन की इज्जत बची रहे और आप लोग दिन रात उन्हें कोसते रहे। अंजलि की बात सुनकर महेंद्र हाथ जोड़कर अंजलि के पिता से कहता है, रामलाल भाई मुझे माफ कर दो, मैं तो अंधा हो गया था। अपने दोस्त की शराफत को मैं समझ ही नहीं पाया। आर्यन बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। अरे महेंद्र भाई, अब पुरानी बातों को याद करके क्या फायदा? सच सामने आ गया, यही बड़ी बात है। आर्यन ने जो किया वो उसका फर्ज था, दोस्ती और इंसानियत का फर्ज भी। माहौल भावुक हो जाता है। सुमित्रा अपनी छत से दीवार कूदकर शांति के घर की ओर भागती है। दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले लगकर खूब रोती हैं। शांति मुझे माफ कर दे, मैंने अपनी सहेली पर भरोसा नहीं किया। मैंने अंजलि को भी बहुत तंग किया, उसे तेरे पास आने से रोका। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं सुमित्रा, गलतफहमी की दीवार बहुत ऊंची होती है, पर आज वो गिर गई है। मेरी बेटी अब तेरे घर में खुशी खुशी रहेगी, मुझे बस यही चाहिए। अंजलि के ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अंजलि के मायके वालों से माफी मांगते हैं। अंजलि के घर वाले उन्हें माफ कर देते हैं। तब आर्यन कहता है, अंकल, अब जब हम दोनों परिवार आपस में मिल ही गए हैं तो अब श्वेता की शादी उसके बॉयफ्रेंड विशाल से कर देनी चाहिए। तुम ठीक कहते हो आर्यन। ठीक है, तुम सभी लोग हॉल में आओ और श्वेता तुम विशाल को फोन करके अभी यहाँ बुला लो। हम अभी तुम्हारी शादी के बाद विशाल से पक्की कर देते हैं। थोड़ी देर बाद अंजलि के मायके वाले और ससुराल वाले अंजलि के ससुराल के हॉल में इकट्ठा होते हैं और बातें करते हैं। तभी विशाल वहां आ जाता है। अंजलि विशाल को देखकर चौंक जाती है और कहती है, तुम तो वही हो ना जो टॉकीज में और पानीपुरी की दुकान पर एक लड़की के साथ थे, और वो लड़की
तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी राजेश, तुम्हें भी याद है ना? हाँ, ये तो वही है। श्वेता, तुम सही कह रही हो, ये तुमसे प्यार करता है, लेकिन ये तो दूसरी लड़की के साथ घूम रहा था और उसे अपनी गर्लफ्रेंड कह रहा था। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा ठीक है, फोन चेक कराओ, लाओ दो मुझे। ऐसा कहकर श्वेता फोन लेने लगती है, लेकिन विशाल फोन नहीं देता। हाथापाई में फोन गिर जाता है और उस पर उसी लड़की का फोटो होता है। तभी कॉल आता है। अंजलि विशाल से फोन छीन कर फोन रिसीव करती है। सामने से प्रिया कहती है, डार्लिंग मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। आज डॉक्टर ने कहा है कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। बताओ मुझसे कब शादी करोगे? श्वेता हैरान होकर फोन काट देती है और गुस्से से कहती है, तो ये है तुम्हारी असलियत, निकल जाओ यहाँ से। लेकिन श्वेता मेरी बात तो सुनो। विशाल ऐसा कहता है, लेकिन श्वेता उसकी कोई बात नहीं सुनती और धक्का देकर उसे बाहर निकाल देती है। फिर वो सोफे पर बैठकर रोने लगती है। तभी अंजलि उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, श्वेता गलतियां तो सबसे होती हैं। आर्यन तो अभी भी तुमसे ही प्यार करता है। क्या तुम मेरी भाभी बनोगी? अगर इन्हें कोई ऐतराज नहीं है तो मैं भी तैयार हूँ। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ये सुनकर श्वेता बहुत खुश हो जाती है। सभी घर वाले दोनों को बधाई देते हैं और घर में खुशियों का माहौल छा जाता है। अगले दिन से शादियों की तैयारियां फिर से शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस बीच विशाल का एक और कॉल श्वेता के फोन पर आता है। श्वेता इस बार डरती नहीं है। श्वेता, मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। वो प्रेग्नेंट वाली बात झूठ थी। मैं तो बस तुम्हें टेस्ट कर रहा था। आओ हम भाग चलते हैं। बस करो विशाल, तुम्हारी हकीकत मुझे पता चल चुकी है। अब अपनी झूठी कहानियां किसी और को सुनाना। मैं अब आर्यन के साथ खुश हूँ, दोबारा फोन मत करना। श्वेता फोन काट देती है और चैन की सांस लेती है। वो अंजलि के पास जाती है और उसे गले से लगा लेती है। भाभी, आज मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। आपने और आर्यन ने मुझे नई जिंदगी दी है। अंजलि देख बेटा, आर्यन और श्वेता एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ मम्मी, बस अब जल्दी से शादी हो जाए, फिर हमारी छत वाली जासूसी खत्म हो जाएगी। क्यों? शादी के बाद तुम लोग क्या छत पर नहीं मिलोगे? मिलेंगे क्यों नहीं, पर अब कूद कर नहीं बल्कि शान से दरवाजे से जाएंगे। सब लोग हंसने लगते हैं। कुछ दिन बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। हल्दी, मेहंदी और संगीत का कार्यक्रम सब कुछ छत पर होता है। दोनों घरों की छतों पर सारे कार्यक्रम बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होते हैं। संगीत की रात में अंजलि और राजेश एक साथ डांस करते हैं। आर्यन और श्वेता भी शर्माते हुए मंच पर आते हैं। इस तरह दोनों परिवार हमेशा के लिए एक हो जाते हैं।